हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे मांसक्षय। मांसक्षय का कारण देखेंगे। रस क्षय धातु में पढ़ा, रक्त क्षय धातु में पढ़ा, अब वही हम मांसक्षय धातु में पढ़ने जा रहे हैं। ये धातु क्षय के सामान्य कारण हैं, ये कॉमन कारण है जो आप सभी धातुओं में डाल सकते हैं। इन्हीं धातुओं के क्षय की वजह से रस का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, मांस का क्षय होता है, मेद का क्षय होता है। तो ये कारण आप सभी धातु में डाल सकते हैं। तो कौन सा कारण है? व्यायाम, अनशनम, चिंता, रूक्ष अल्प प्रमिताशनम, वात आतापो, भयम शोको, रूक्षपानम प्रजागरः, कफ शोणित शुक्राणाम मलानाम च अतिवर्तनम, कालो भूत उपघातस्य ज्ञातव्य क्षय हेतव। अर्थात व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम करना, अति व्यायाम करना, उससे भी धातु का क्षय होता है। अनशन, अनशन उपवास करना। चिंता, चिंता ज़्यादा चिंता करना, टेंशन लेना। रूक्ष, रूक्ष अल्प तथा प्रमित आसन, रूक्ष भोजन करना, रूखा सूखा है ना। फिर क्या है? अल्प, कम मात्रा में, नपातुला। और प्रमितासन, एक ही रस का अभ्यास करना, मतलब एक ही रस का पान करना। जैसे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें 6 रसों में से केवल एक रस का पान करना। जैसे कषाय का ही हमने पान किया तो कषाय क्या है? वात को बढ़ाता है, तो उससे भी धातुओं का क्षय होता है। फिर क्या है? वात आताप, वात और आतप, धूप का अधिक सेवन करने से, आतप यानी धूप, धूप का अधिक सेवन करने से। भय, शोक, रूक्षपान, प्रजागरा। ठीक, तो भय करना, शोक ज़्यादा करना, किसी चीज़ को लेकर दुखी ज़्यादा होना, मानसिक विकार जो होते हैं। और रूक्षपानम मतलब रूक्ष मद्यों का सेवन करना, जो रूक्ष मद्यपान होते हैं उनका सेवन करना। प्रजागरा से मतलब है रात्रि में जागरण करने से भी वात की वृद्धि होती है। कफ शोणित शुक्राणाम, मतलब कफ, शोणित का मतलब रक्त होता है, तो कफ, रक्त और शुक्राणाम, मलानाम, मल का चा अतिवर्तनम, ज़्यादा निकलना भी धातु क्षय का लक्षण होता है। कालो भूत उपघातस्य, ठीक, तो काला अनुसार, तो काल के अनुसार वृद्धावस्था में देखते हैं कि किस दोष की वृद्धि होती है, तो वात की वृद्धि होती है। और आदान काल में भी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम अवस्था के अनुसार जाएंगे, काल के अनुसार जाएंगे, तो जैसे युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है। फिर भूत उपघातस्य, तो भूत प्रेत बाधावश शरीर की धातुओं आदि का क्षय होना तथा शरीर क्षीण। अब इन कारणों से क्या है? शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है। यह सब कारण जो है वो वात को छोड़कर सभी धातुओं के क्षय का कारण होती हैं, क्योंकि ये वात को बढ़ा रही हैं। तो इसमें क्या है कि वात को छोड़कर सभी धातुओं का क्षय का कारण होती हैं। मांस क्षय के लक्षण। मांस क्षय विशेषण स्फिग ग्रीवा उदर शुष्कता, अर्थात मांस क्षय होने पर विशेष रूप से स्फिग, बटक्स, ग्रीवा तथा उदर के मांस में शुष्कता हो जाती है। अर्थात तो स्फिग हो गया बटक्स, ग्रीवा हो गया नेक रीजन, और उदर एब्डोमेन। तो ये मांस का क्षय होने पर ये सब सूख जाते हैं। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार मांस क्षय स्फिग, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, वक्ष, कक्ष, पिंडिक, उदर, ग्रीवा, शुष्कता, रोक्ष तोंदव, गात्राणाम, सदनम, धमनी, शैथिल्यम च। अर्थात मांस के क्षय होने पर स्फिग एरिया, बटक जो हमने अभी पढ़ा था, बटक, और गंड यानी चिक्स, ओष्ठ, लिप्स, उपस्थ, पेल्विस, पेनिल रीजन या योनि, उरु मतलब थाई रीजन, वक्ष चेस्ट रीजन, कक्ष एक्जिला, पिंडिका है कैल्विस, पिंडिका कैल्विस, और उदर है एब्डोमेन, ग्रीवा नेक, शुष्कता रोक्ष तोंदव गात्राणाम। तो शुष्कता, ये सूख जाते हैं जितने ये नाम बताए हैं कि जो बटक्स होता है, चिक्स होता है, लिप्स होता है, पेल्विस पेनिल रीजन होता है, चेस्ट होता है, एक्जिला होता है, कैल्प्स होता है, एब्डोमेन, नेक, ये सारी चीज़ें वो सूख जाती हैं। ठीक है, फिर क्या है? इसके अतिरिक्त क्या है? रोक्ष तोंदो,
रौक्ष मतलब रुक्षता आ जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, तोंद, प्रिकिंग पेन होता है ना, जो पेन होता है तो ऐसा लगता है किसी ने प्रिक किया है, तो प्रिकिंग पेन होता है। गात्राणाम मतलब थकावट होती है, गात्राणाम सदनम, है ना, तो थकावट, बॉडी एक होना। धमनी शैथिल्य, लैक्सिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ये मांसक्षय के लक्षण मिलते हैं इसमें। मांसक्षय, अक्षग्लानि, गंड स्फिक, शुष्कता, संधि वेदना। अर्थात मांसक्षय होने पर अक्ष ज्ञानेंद्रियों में ग्लानि होती है, गंड स्फिक शुष्कता, गंड और स्फिक का सूख जाना तथा संधियों में वेदना होती है। इस प्रकार मांसक्षय होने पर स्फिक, ग्रीवा, उदर आदि शरीर के अंगों में शुष्कता होती है। तो स्फिक मैंने पहले ही बताया था कि बटक्स एरिया होता है, बटक्स होता है, और ग्रीवा जो होती है वो नेक, और उदर जो है एब्डोमेन आदि अंगों का सूख जाना, और त्वचा में रुक्षता होना, ड्राई स्किन। तीसरा है बॉडी एक, गात्र सदन, धमनी शैथिल्य, लैक्सिटी ऑफ आर्टरीज, इंद्रियों में ग्लानि, टार्ड सेंस ऑर्गन, संधियों में वेदना, पेनफुल जॉइंट, ये लक्षण मिलते हैं। मांसक्षय की चिकित्सा क्या है? सभी धातुओं के क्षय की चिकित्सा बताते हुए सुश्रुत जी कहते हैं, तत्रापि स्वयोनिवर्धन द्रव्य उपयोगा, अर्थात सभी प्रकार के धातु क्षय में योनिवर्धन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो चिकित्सा है आप सभी धातुओं में डाल सकते हैं। यही चिकित्सा आचार्यों ने रस धातु के क्षय में बताया है, रक्त धातु के क्षय में बताया, मांस धातु के क्षय में बता रहे हैं, और आगे भी आप जो चिकित्सा पढ़ेंगे तो धातुओं के क्षय में यही चिकित्सा पढ़ना है आपको। तो मांस वृद्धि के क्या लक्षण दिखते हैं? मांस स्फिक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बाहु, जंघासु, वृद्धि, गुरु, गात्रताम च। अर्थात जो हमने अभी क्षय के लक्षण में देखा कि स्फिग, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बाहु का क्षय हो रहा था, उसी के अपोजिट इसमें स्फिग, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, बाहु, जंघा का वृद्धि हो रहा है। अर्थात मांस धातु की अतिवृद्धि होने पर स्फिग, गंड, चिक्स, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, बाहु, जंघा, थाइस स्थूल हो जाते हैं तथा अंगों में भारीपन हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब स्थूल हो जाता है तो वो भारी हो जाता है ना, तो अंगों में क्या है? भारीपन आ जाता है। मांस, गंड, अर्बुद ग्रंथि, गंड, उरु, उदर, वृद्धिता, कंठा आदि स्व अधिमांसम च। अर्थात भागवत के अनुसार मांस वृद्धि होने से गलगंड, क्वाइटर, गंडमाला, हाइपरथायरॉयडिज्म, अर्बुद, मायोमा, ग्रंथि रोग, उरु एवं उदर वृद्धि, कंठ रोग, अधिमांस आदि उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कफ एवं रक्त के विकार के लक्षण भी मिलते हैं। कफ और रक्त के विकार के लक्षण मिलते हैं। कफ और मांस धातु का आश्रय आश्रयी संबंध है। आश्रय आश्रयी मैंने पढ़ाया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो आश्रयी होता है वो कफ होता है, और आश्रय जो होता है रस, मांस, मेद, शुक्र और मल में आता है मूत्र और पुरीष। तो अगर आपको आश्रय आश्रयी का टॉपिक पढ़ना है तो यूट्यूब पर इसका वीडियो अपलोड है, आप यूट्यूब पर जाकर इसको देख सकते हैं। मांस वृद्धि की चिकित्सा क्या है? तेषाम यथा स्वयं संशोधनम छपड़म च छाद विरुद्ध है क्रिया विशेष है प्रकुर्वीत। अर्थात संशोधन और संशमन चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। तो धातु मलों की वृद्धि होने पर संशोधन, किसकी वृद्धि होने पर? धातु और मलों की वृद्धि होने पर। तो संशोधन और संशमन क्रियाओं को करना चाहिए जिससे धातु आदि का क्षय आवश्यकता से ज़्यादा ना हो। संशोधन और संशमन चिकित्सा ऐसी करनी चाहिए कि जो बढ़े हुए धातु हैं वो क्षय अवस्था में ना पहुँचे, अर्थात वो साम्य अवस्था में आ जाएं। पूर्व धातु उत्तर धातु को भी वृद्ध कर देती है, अतः वृद्ध धातुओं को कम करना हितकर होता है। जो बढ़े हुए धातु हैं उनको कम करना चाहिए। मांसधरा कला देख लेते हैं। मांसधरा क्या है? आचार्य सुश्रुत जी गर्भ व्याकरण शरीर में 7 कलाओं का वर्णन करते हैं जो धातुओं और आशयों की मर्यादा निर्धारित करती है। जिस प्रकार काष्ठ को काटते हुए उसके अंदर का सार भाग दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार मांस को अलग करते हुए धातुएं दिखाई देने लगती हैं। अर्थात जो मांसधरा कला, तो कला का अर्थ ही होता है मेम्ब्रेन। धातुओं और आशयों को सेपरेट करने के लिए एक मर्यादा निर्धारित होती है, उसको कला कहते हैं या मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार अगर हम किसी काष्ठ को काटते हैं
तो उसके अंदर का जो सार भाग दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मांस अलग करते हुए धातु दिखाई देने लगती है। जब मांस को कट करते हैं तो मांस के अंदर जो धातुएं होती हैं वो दिखाई देती हैं। कलह खर्वपि सप्त भवन्ति धात्वाशांतर मर्यादा, अर्थात कलाएं 7 होती हैं। ठीक है, तो मांस धारा कला कितनी होती हैं? 7 होती हैं, जो धातु और आशयों की मर्यादा निर्धारित करती हैं। जो धातु और आशयों की मर्यादा को निर्धारित करती हैं, मतलब 7 कलाएं होती हैं धातु और आशय के बीच में। तासाम प्रथमा मांसधरा यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्रोतसाम, इसमें भी पहली मांसधरा कला कहलाती है। जो पहली कला होती है वो मांसधरा कला कहलाती है। इस मांसधरा कला में स्थित जो मांस है उसमें शिरा स्नायु धमनी स्रोतस के जाल रहते हैं। इसे मांसधरा कला कहते हैं, अर्थात मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं मांस प्रदोषज विकार। तो मांस प्रदोषज विकार के कारण क्या होते हैं? किसके कारण से मांस प्रदोषज विकार उत्पन्न होते हैं? हितकर आहार सेवन करने वाले को आहारजन्य कोई व्याधि नहीं होती तथा मात्र हितकर आहार के प्रयोग द्वारा व्यक्ति को सभी व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी नहीं है, अगर आप पथ्य आहार का सेवन करो तो आपको कोई रोग कोई व्याधि नहीं होगी। अगर आप अपथ्य आहार सेवन करेंगे तो उससे रोग या व्याधि उत्पन्न होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी अहितकर आहार का उपयोग हमने कर लिया, लेकिन काल का विपर्य या प्रज्ञा अपराध एवं असात्मेंद्रिय के कारण भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अहितकर आहार के उपयोग के वजह से ही हो रहा है, जबकि काल का विपर्य या प्रज्ञा अपराध, हम जानबूझकर कोई चीज़ ऐसे कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जानबूझकर हम ऐसे आहार का सेवन कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, एवं असात्म इंद्रिय संयोग का कारण भी रोग उत्पन्न करता है। तो इंद्रियों का अपने अर्थ से संयोग सही तरीके से नहीं होना, ये भी रोग उत्पत्ति का कारण होता है। यह सब व्यक्ति के व्याधि क्षमता पर भी निर्भर करता है, व्यक्ति के इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो हितकर आहार लेते हुए भी रोगी हो जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहितकर आहार भी लेते हुए भी सद्य दोषयुक्त तत्काल व्याधि ग्रसित नहीं होती है। कुछ लोग अपथ्य आहार का सेवन करने के बाद भी उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। अपथ्य आहार से तत्काल नहीं तो पश्चात ही सही दोष प्रकोपित अवश्य होते हैं। अपथ्य का सेवन करने पर अगर दोष तत्काल रूप से प्रकोपित नहीं होते हैं, परंतु यह पश्चात में भी प्रकोपित हो सकते हैं। इसलिए रसादी स्थानों में प्रकोपित दोष जो है, जिस स्थान पर प्रकोप उत्पन्न करता है उस धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर है वो रक्त में प्रकोप हुआ तो रक्त प्रदोषज विकार उत्पन्न करते हैं। मांस में किया तो मांस प्रदोषज विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मांस प्रदोषज विकार के लक्षण क्या दिखते हैं? अधि मांस अर्बुदम कीलम गल शालूक सुंडिके पूती मांस अलजी गंडमाला उपजीविका, अर्थात अधिमांस। तो अधिमांस से ही पता चल रहा है ग्रैनुलोमा, अर्बुद मायोमा, कील मांस कील, गल शालुक शुंडिके। तो गल शालुक मतलब यूविलाइटिस और गल शुंडिकी टॉन्सिलाइटिस। पूती मांस, मांस का सड़ना, पूती मतलब सड़ना होता है मांस। अलजी मतलब बॉइल्स। गंड ग्वाइटर, गंडमाला स्क्रोफुला बोलते हैं इसको। इन्फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। उपजीविका टंग मास। ये 10 मांस प्रदोषज विकार है। यहाँ पे जो लक्षण लिखा है ये व्याधि है, ये व्याधि के नाम लिखे हुए हैं। अधिमांस अर्बुद कीलम गलशालुक शुंडिके पूती मांस अलजी गंडमाला उपजीविका। चिकित्सा। मांस जनानाम तुसन शुद्धि शस्त्रछार अग्नि कर्मचा, अर्थात मांस व्याधियों की चिकित्सा संशोधन अंतःशुद्धि की जाती है। संशोधन शस्त्र सर्जिकल एक्सीजन, छार एवं अग्निकर्म करना चाहिए।